एक सिचुएशन है जिसमें दो स्टूडेंट्स हैं, राम और श्याम, और आपको ये बताना है कि इनमें से किसकी जॉब पहले लगेगी और किसे ज्यादा पैकेज मिलेगा। राम और श्याम को बिल्कुल अलग अलग तरह से ग्रूम और एजुकेट किया गया। राम को टेक्निकल चीजों में इंटरेस्ट था, तो एक बेसिक एजुकेशन देने के बाद उसके पेरेंट्स ने उसे आईटी से रिलेटेड कोर्सेज एंड ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। इधर श्याम को भी इन्हीं चीजों में इंटरेस्ट था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत बड़े एज तक सब कुछ पढ़ाया। इस तरह से 21 की एज में दोनों की एजुकेशन पूरी हुई और दोनों ही प्लेसमेंट के लिए तैयार थे। अब आप बताइए इनमें से किसकी जॉब पहले लगेगी और किसे ज्यादा पैकेज मिलेगा? ऑब्वियसली राम को, क्योंकि वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट था। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में श्याम वाली एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है और इसी कारण से इंडिया में 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल है। Their skills don't meet industry standards। इसलिए आज की ये वीडियो कुछ डिफरेंट है। जर्मनी, यूएस और फ्रांस के सिस्टम की तारीफ करने के बजाय आज हम इंडिया के एंशिएंट सिस्टम को ही यूज करके इंडिया के प्रेजेंट सिस्टम के प्रॉब्लम्स को डिकोड करेंगे। इंडिया में स्टूडेंट सुसाइड्स हर साल बढ़ रहे हैं, तो इसके रीजंस को भी समझेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल पर हम किसी भी टॉपिक पर बिना रिसर्च या प्रूफ्स के बात नहीं करते हैं, इसलिए इस वीडियो के स्टडी मटेरियल्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी हमने राम और श्याम के एग्जाम्पल को लिया, जिसमें श्याम वाली सिस्टम को इंडिया में फॉलो किया जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली राम वाली सिस्टम भी इंडिया की ही है। लेकिन कैसे? ये बात है 1835 के पहले की, जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने परेशान होकर अपने बहुत से सर्वेयर्स को ये पता लगाने को कहा कि इंडियंस में बार बार रिबेल करने का दम आता कहाँ से। एंड शॉकिंगली उन्हें जो सबसे बड़ी रीजन पता लगी वो थी एजुकेशन। बिहार, बंगाल, मद्रास, पंजाब, बॉम्बे, हर एक रीजन में ऐसा कोई विलेज नहीं था जहाँ स्कूल्स नहीं थे और इन स्कूल्स को कहा जाता था गुरुकुल या पाठशाला। एंशिएंट इंडिया की गुरुकुल सिस्टम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और इसे आज के सिस्टम में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। आपने महाभारत तो देखा ही होगा, जिसमें पांचों पांडवों को अलग अलग वेपन्स यूज करने की ट्रेनिंग दी गई थी। जो जिसमें स्पेशलाइज थे उन्हें वही सिखाया गया। जैसे युधिष्ठिर भाला युद्ध में स्पेशलाइज थे, अर्जुन आर्चरी में, भीम गदा युद्ध में, नकुल एक्स यूज करते थे और सहदेव तलवारबाज थे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उन्हें कोई और वेपन्स यूज करनी नहीं आती थी। इसे ही कहते हैं बेसिक एजुकेशन प्लस स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। लेकिन आज के स्टूडेंट को 21 की एज तक वो सब पढ़ाया जा रहा है जो उसे लाइफ में कभी काम ही नहीं आएगा। अब एक स्टूडेंट जो डांसर बनना चाहता है वो अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री सीखकर क्या करेगा? उसे अपनी जिंदगी में सिर्फ बेसिक मैथ्स ही काम आएगी। जबकि होना यह था कि कम से कम 8th स्टैंडर्ड के बाद स्टूडेंट एक पाथ को चूज करके उसमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ले। हाँ, लेकिन 8 के बाद भी कुछ कॉमन सब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे फाइनेंशियल एंड टैक्स प्लानिंग एंड कल्चरल सब्जेक्ट। ब्रिटिशर्स ने तो स्कूल से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इसलिए हटाया क्योंकि उन्हें स्लेव चाहिए थे। वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस किसी भी फील्ड में एक्सेल करे। और इंडियंस की बदकिस्मती देखिए कि जो सिस्टम इंडिया को गुलाम बनाने के लिए था वो आज तक प्रेवलेंट है। लेकिन ब्रिटिश ने सिस्टम को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय करने का जो प्लान किया था उसमें कुछ और पॉइंट्स भी थे, जिसमें से एक थी रिमूवल ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन। देखिए, हमारी गुरुकुल प्रैक्टिकल एजुकेशन पर बेस्ड थी। स्टूडेंट्स को चीजें लिखवाई नहीं जाती थी बल्कि इम्प्लीमेंट करवाई जाती थी। और ऐसा भी नहीं था कि उस टाइम पर मैथ्स और साइंस जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स नहीं थे। अगर नहीं होते तो आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे अनगिनत स्कॉलर्स हमें नहीं मिलते। लेकिन आज हर इंस्टीट्यूशन थ्योरी पढ़ा रही है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के कुछ डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को 3D सॉफ्टवेयर सीखनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट को एक पीसी दिया जाए और उसे सॉफ्टवेयर के लिए ट्रेन किया जाए। लेकिन वहाँ कुछ अलग ही हो रहा है। स्टूडेंट को ये सब पढ़ाया जा रहा है। व्हाट इज 3D सॉफ्टवेयर, व्हाट इज शैडो, व्हाट इज बेजल, व्हाट इज मेश, और लिटरली इन सब चीजों को कॉपीज में नोट कराया जाता है। और यही हाल हर स्कूल, कॉलेज और सीबीएसई बोर्ड का भी है। यहाँ स्पोर्ट्स में भी थ्योरी पढ़ाई जाती है। चलिए, ये बात तो हो गई सिलेबस की, लेकिन अगर स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी होती ना तो ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी नहीं होती। और ये थी ब्रिटिशर्स के प्लान की एक और पॉइंट। आपको याद होगा, स्कूल में अगर हमें कुछ क्वेश्चन पूछना रहता था तो हम 10 बार सोचते थे। टीचर ने डांट दिया तो मेरे क्लासमेट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कुछ सिली क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा हूँ। और अगर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ भी ले तो 70% चांस है कि टीचर ये कहेंगे, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ स्कूल्स में ही नहीं है, ये बचपन से ही शुरू हो जाती है। छोटे बच्चों में तो इनबिल्ट क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन उससे मार दिया जाता है। मान लीजिए जब कोई बच्चा पूछता है कि पापा ये कार कैसे चलती है, तो उसे जवाब क्या मिलता है? जवाब मिलता ही नहीं है। इसका रिजल्ट, जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसे लगता है कि क्वेश्चन पूछना तो एक गुनाह है, और इसका रिजल्ट एंड ऑफ क्रिएटिविटी। क्योंकि बहुत से रिसर्चेस में प्रूवन है कि क्यूरियोसिटी के कारण ही क्रिएटिविटी बढ़ती है और क्रिएटिविटी हर फील्ड में जरूरी है। एंड माइंडेड जिस फील्ड में जरूरी नहीं है
उस फील्ड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे जल्द ही छीन लेगी। इसी कारण से इंडिया में 2021 में 61,000 पेटेंट एप्लीकेशंस फाइल किए गए। वहीं चाइना में नंबर था 15 लाख, यूएसए में करीब 6 लाख और जापान में 2.8 लाख। अब इसके पीछे का रीजन गवर्नमेंट का R&D बजट भी है और इस पर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन हमारे गुरुकुल्स में हर दिन शिष्य और गुरु के बीच स्पेशल डिस्कशन और डिबेट सेशंस होती थी। उस टाइम पर क्वेश्चन पूछने वाले को ज्यादा बुद्धिमान माना जाता था। ये बात हमने महाभारत में भी देखी है, जब अर्जुन कृष्ण जी से प्रश्न पे प्रश्न कर रहे थे लेकिन कृष्ण जी सहजता से उनका उत्तर दे रहे थे। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है और इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट पार्ट में। लेकिन वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल है, मतलब उनमें वो स्किल्स ही नहीं है जो इंडस्ट्री को चाहिए। और ये बात सिर्फ इंजीनियरिंग तक ही रिलेवेंट नहीं है, हर एक सेगमेंट में यही हाल है। लेकिन आप ये पूछ सकते हैं कि एक स्टूडेंट को जब डिग्री मिल ही जा रही है तो उसमें वो स्किल्स क्यों नहीं है। इसका रीजन है आउटडेटेड करिकुलम और ये ब्रिटिश का किया धरा नहीं है, इसके लिए एज अ होल हम सब जिम्मेदार हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स के सब्जेक्ट में आज भी स्टूडेंट्स को हैंड रिटन अकाउंटेंसी सिखाई जाती है। बिजनेस स्टडीज के केस स्टडीज इतने आउटडेटेड है कि आज के बिजनेस एनवायरनमेंट से उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आज भी कार्बोरेटर्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जबकि वो सालों पहले यूज होना बंद हो चुके हैं। और फिर अगर आप बीकॉम, बीबीए या बीए के करिकुलम में आए तो उनका भी यही हाल है। इसी कारण से इंडिया में बीकॉम, बीए ग्रेजुएट्स की जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 0.1% है। जॉब के लिए आपको कोई और कोर्सेज करनी ही पड़ेगी जैसे सीए। लेकिन क्यूरियोसिटी और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग डेवलप करके भी क्या कुछ होगा? जी हाँ, जरूर होगा। लेकिन जो फेल होंगे उनका क्या? सुसाइड्स इंडिया में बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारे गुरुकुल्स में कुछ और खासियत भी थी जो आज के स्कूल्स में पूरी तरह खत्म हो चुकी है, और वो है कल्चर। मेरी सिस्टर की एक क्लासमेट ने सुसाइड कर लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 9th में फेल हो गई। क्या आप सोच सकते हैं कि उस 16 साल के स्टूडेंट के मन में अपने लाइफ को लेकर क्या चल रहा होगा? वो पूरी तरह से खुद को यूजलेस समझ रही होगी। लेकिन इसी जगह कोई पर्सन जो अपने कल्चर से जुड़ा है वो शायद ऐसा नहीं करता, क्योंकि हमारी कल्चर हमें ये सिखाती है कि ये लाइफ एक वरदान है, इसे यूं ही व्यर्थ नहीं करना है। कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि फेलियर्स लाइफ का पार्ट है। भागवत गीता हमें लाइफ को खुशी से जीना सिखाती है और मुश्किलों से लड़ना सिखाती है। और ये बातें सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियन हर एक रिलीजन सिखाती है। बट ये सब उस स्टूडेंट को नहीं पता था, क्योंकि नर्सरी से ग्रेजुएशन तक जो कल्चरल वैल्यूज एक स्टूडेंट को मिलनी चाहिए वो 1% भी हमारी एजुकेशन सिस्टम नहीं देती है। जो मिलता है स्टूडेंट्स को वो अपने पेरेंट्स से मिलता है, वो भी वहाँ जहाँ पेरेंट्स जागरूक है। अब उस स्टूडेंट के केस में क्या था मुझे ये नहीं पता है, लेकिन इंडिया में हर दिन ये केसेस बढ़ ही रहे हैं। इन सब के कारण ही स्टूडेंट्स बड़े होकर अपने ही कल्चर को डिफेम करने लगते हैं, सारे ग्रंथों को माइथोलॉजी बताने लगते हैं, और जब बात पॉलिटिक्स की आती है तो किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए अपने ही कल्चर के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है, इंडियंस को डिवाइड करने के लिए ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा हथियार स्कूल से कल्चरल टीचिंग्स को हटाना ही था। इस स्ट्रेटजी से उन्होंने इंडियंस को अपने ही रूट से अलग कर दिया और धीरे धीरे इंडिया में यूनिटी खत्म होते गई। अब इंडियन कल्चर में हमेशा से गुरु का स्थान सबसे ऊपर रहा है। लेकिन क्या आज ऐसा है? आप याद कीजिए, स्टूडेंट लाइफ में हमें अपने टीचर्स को पोक करने में, उनका मजाक उड़ाने में, उनकी बात नहीं सुनने में कितना मजा आता था, क्योंकि हमें कभी टीचर्स की वैल्यूज नहीं बताई गई। और इसलिए टीचर बनना आज एक मजबूरी बन चुकी है, जबकि टीचर दुनिया की सबसे नोबल जॉब में से एक है। लेकिन इंडिया में ये एक मजबूरी है, और इसका रीजन सिर्फ कल्चरल वैल्यूज का खत्म होना नहीं है, बल्कि इंडिया के बहुत से टीचर्स कॉम्पिटेंट ही नहीं है इस इज्जत को पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं 10th में था तब एक न्यू इंग्लिश टीचर आई जिनकी इंग्लिश सच में बहुत खराब थी। अब इसी कारण से स्टूडेंट्स उनकी इज्जत नहीं करते थे, तो फिर स्कूल ने उन्हें इंग्लिश से सोशल स्टडीज का टीचर बना दिया, और उनका वहाँ भी वही हाल था। और ये चीज हमारे स्कूल में नॉर्मल सी हो गई थी, क्योंकि एजुकेशन एक बिजनेस है। कुछ स्कूल्स लो सैलरी टीचर्स को रख कर अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन टीचर्स नॉन कॉम्पिटेंट इसलिए भी है क्योंकि इंडिया की टीचर एजुकेशन भी बहुत आउटडेटेड है। टीचर्स क्वालिफाइड नहीं होने पर भी उन्हें डिग्री मिल जाती है, और यहाँ तक कि बहुत से इंस्टीट्यूट्स में तो पैसे देकर भी डिग्री दी जाती है, और इसे सुधारना गवर्नमेंट की ही बस की बात है। लेकिन फॉर्चुनेटली ये इमेज कुछ सुधरती हुई दिख रही है। इंडिया में यूट्यूब और एडटेक के राइज के बाद अच्छे टीचर्स को रिकॉग्निशन मिलने लगी है। आजकल के एडटेक कंपनीज टीचर्स के बल पर अपनी कंपनीज चला रहे हैं, और टीचर्स को करोड़ों के पैकेज भी दिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स टीचर्स को देखकर कंपनी सेलेक्ट करते हैं, और एक टीचर $1 बिलियन कंपनी बना लेता है। बट सोशल मीडिया के कारण ये प्रॉब्लम सिर्फ 10% ही सॉल्व होगी। ओवरऑल सॉल्यूशन के लिए पहले तो गवर्नमेंट को टीचर एजुकेशन कोर्सेज को अपडेट करना होगा, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें ये किया भी जा रहा है, लेकिन इसके लिए डेडलाइन रखा गया है 2030,
जो मुझे लगता है बहुत लंबा समय है। और फिर ये सिर्फ न्यू टीचर्स के लिए होगा। इंडिया को अपने एग्जिस्टिंग टीचर इकोसिस्टम को भी अपग्रेड करना होगा और ये होगा रीट्रेनिंग से। एजुकेशन मिनिस्ट्री टीचर्स को रीट्रेन करने के लिए नए कोर्सेज लॉन्च कर सकती है और स्कूल्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे सकती है कि वो अपने टीचर्स को इन कोर्सेज में जरूर एनरोल करवाएं। स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी को डेवलप करने के लिए हम हर स्कूल में हर सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन आंसर क्लासेस रख सकते हैं, जो महीने में 2-3 बार होंगे, जिसमें स्टूडेंट अपने क्वेश्चंस इंडिपेंडेंटली पूछ सकता है और टीचर्स की ये ड्यूटी होगी कि वो हर स्टूडेंट के क्वेश्चन को आंसर करे और क्वेश्चनिंग माइंडसेट को प्रमोट करे। साथ में पेरेंट्स भी अपने बच्चों को क्वेश्चंस पूछने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। अगर ये पॉसिबल हो पाया तो माइंडेड कोई भी पॉलिटिशियन आपका वोट बिना काम किए, बिना डेवलपमेंट किए नहीं ले पाएगा। हमने कल्चरल वैल्यूज की भी बात करी थी, जिसके लिए स्कूल स्पेशल क्लासेस रख सकते हैं और अब गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी के सिलेबस में भागवत गीता को भी ऐड किया है। बस इसका एग्जीक्यूशन सही से होना चाहिए। और जहां तक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन और ट्रेनिंग की बात है तो इसे कुछ हद तक एनईपी के थ्रू सॉल्व किया जा रहा है, लेकिन अभी भी हमें वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोट करने की जरूरत है। हमें ये गवर्नमेंट जॉब वाली माइंडसेट से बाहर निकलना होगा, गवर्नमेंट के भरोसे रहना बंद करना होगा, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग हब या सुपर पावर बनने के लिए इस कंट्री के सिटीजन्स को ही कंट्रीब्यूट करना होगा। किसी और देश की कंपनीज आपको सुपर पावर नहीं बना सकती है और ये फैक्ट है। लेकिन स्कूल्स अगर इन सब चीजों को फॉलो ना करे तो हमें स्कूल और कॉलेजेस के वर्किंग को भी मॉनिटर करना होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट अपने प्रॉब्लम्स को किसे बता सकता है? वो स्कूल में कुछ कह नहीं सकता और उसके पेरेंट्स कंप्लेन करके लफड़े में पढ़ना नहीं चाहते। इसके लिए हम एक फीडबैक मैकेनिज्म बना सकते हैं, जिसमें एक स्टूडेंट या टीचर अपनी प्रॉब्लम्स एनोनिमसली डाल सकते हैं, जिसे चेक करने का काम किसी और डिपार्टमेंट का होगा, उस स्कूल या कॉलेज का नहीं। जो भी जेन्युइन फीडबैक्स रहे हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। अब जितने भी सॉल्यूशंस की हमने बात करी उसे इम्प्लीमेंट करने का काम तो एजुकेशन मिनिस्ट्री का है। वी होप कि ये सॉल्यूशंस काम के हो और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम भी टॉप पर आए। बाकी आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में, आप कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।